ये वो निकालिए। माय डियर फ्रेंड्स, बुक को बंद कर दीजिए क्योंकि बुक में खाली वॉल्यूम 2 है और सीट में वॉल्यूम 2 और 3 कंबाइंड है। प्लीज अपने मोबाइल फोन अंदर रख दीजिएगा। मैंने आप लोग को पिछली 2 क्लासेस में AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के कॉन्सेप्ट करवाए हैं और कल मैंने आप लोगों को 6 क्वेश्चन बनाने के लिए दिए रफ में। आज मैं आप लोग को बेटा पहले जो 6 क्वेश्चन कल रफ में दिया था ना, देखो जिनकी आज पहली क्लास है वो, और अगर वो बैकलॉग नहीं देखे हैं बेटा तो AS2 के 2 लेक्चर हो गए हैं, उसके बैकलॉग देख लीजिएगा। अगर किसी के पास ये वाली असाइनमेंट नहीं है लूज सीट तो वो खड़े हो जाइए और रुपेश से ले लीजिए प्लीज़। तो आज मैं आप लोग को बच्चों जो 6 क्वेश्चन कल होमवर्क में दिया था ना, उसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा और फिर 3 क्वेश्चन फेयर होमवर्क में दूंगा। फिर उसके बाद अपन नए कंसेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको करवाता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 189। आपकी कॉपी में इसका आंसर लिखिए। भाई साहब आप क्लास में बातचीत ना करें। भाई साहब आप क्लास में बातचीत ना करें। हाँ बेटा लिखिए आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, जब आंसर लिखेंगे ना तो पेज नंबर जरूर लिखिएगा, क्योंकि वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 में आप एक बार अपनी सीट देख लीजिए। पेज नंबर 25 से लेकर 33 तक आपको अलग मिलेगा और फिर अचानक से पेज नंबर 179 आ गया है। देखिए तो ये पेज नंबर 25 से 33 जो है ना, ये वॉल्यूम 2 का है बच्चों, और पेज नंबर 179 ऑनवर्ड वॉल्यूम 3 का है बच्चों। दोनों में क्वेश्चन नंबर सेम है बेटा, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप लोग अपनी कॉपी में बच्चों पेज नंबर जरूर लिखिएगा। तो आप लोग को मैं आज क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूं, पेज नंबर जो 3rd वॉल्यूम का है बेटा, पेज नंबर 189। पिछले 2 दिन में मैंने आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से इलाबोरेट कर दिया है मेरे बच्चों। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेंगे सब बच्चे। अपनी कॉपी खोल लेंगे बच्चों और अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना है बेटा। अब आप लोग जो है ना एक काम और करेंगे मेरे बच्चों, जो ये 5, 6 और 7 नंबर है ना इसके ऊपर, इसको आप लोग आज की डेट डाल के फेयर कॉपी में होमवर्क लिख लीजिए, क्योंकि 8 नंबर क्वेश्चन का मैं आंसर बनाऊंगा ना तो आपको एक प्रेजेंटेशन मालूम चल जाएगा बेटा। तो लिखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन के बगल में होमवर्क फेयर, और होमवर्क के लिए अपनी डेट भी डाल देंगे बेटा आज की 13/11। 6 नंबर क्वेश्चन होमवर्क फेयर, आज की डेट डाल देंगे 13/11। 7 नंबर क्वेश्चन होमवर्क फेयर, डेट 13/11। ये 3 क्वेश्चन इसलिए होमवर्क में दे रहा हूं मेरे बच्चों, क्योंकि 8 नंबर क्वेश्चन में करवाऊंगा ना तो आपको प्रेजेंटेशन वगैरह सब अच्छे समझ में आ जाएगा। और 8 नंबर क्वेश्चन सबसे बेस्ट क्वेश्चन है इन चारों में से। ये चारों क्वेश्चन सिमिलर हैं, 8 इनमें बेस्ट क्वेश्चन है। तो बेस्ट क्वेश्चन क्लास में करवा के बाकी 3 होमवर्क दे रहा हूं। तो 8 नंबर क्वेश्चन को रीड करें सब बच्चे मेरे साथ। पढ़िए क्वेश्चन। जेड लिमिटेड ने
13,000 kg केमिकल का ऑर्डर दिया 90 रुपीज पर केजी के रेट से। परचेस प्राइस में इंक्लूड है 5 रुपए जीएसटी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे बच्चों कि परचेस प्राइस में इंक्लूड है जीएसटी। इंक्लूड वर्ड ध्यान दीजिएगा, जबकि उसका अपने को फुल इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। इसका मतलब ये परचेस प्राइस में इंक्लूड नहीं होना चाहिए था। 90 में से अपन 5 रुपए को माइनस कर देंगे। फर्दर, स्टेट वेट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। पहले जब जीएसटी नहीं था ना, तब वैल्यू एडेड टैक्स था। किसी बच्चे को फुल फॉर्म लिखना है तो लिख लीजिएगा। स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स इज लेवियल एट 2.5 पर केजी ऑन परचेस प्राइस। बेटा ये स्टेट वेट रिफंडेबल है ऐसा नहीं लिखा है, तो अपन इसको नॉन रिफंडेबल मानेंगे बेटा, इसलिए इसको अपन लोग ऐड करेंगे। और ये कितनी क्वांटिटी में लगेगा बेटा? पूरी परचेस क्वांटिटी 13,000 में लगेगा। आगे फ्रेट इनकर्ड, इसको भी अपन ऐड करते हैं। नॉर्मल ट्रांजिट लॉस 4% है। एक्चुअल में इतना माल मिला और इतना माल कंज्यूम किया। ट्रेड डिस्काउंट मिला 1 रुपए पर केजी। ट्रेड डिस्काउंट भी पूरे 13,000 केजी में मिलेगा। केमिकल एक कंटेनर में डिलीवर किया गया था और कंटेनर रीयूजेबल नहीं है, उसको 500 रुपए में बेच दिया गया। बेटा कंटेनर का मतलब है ड्रम वगैरह, तो कंटेनर में अगर मटेरियल भेजा गया था ना, तो कंटेनर की कॉस्ट परचेस प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड रहती है। कंटेनर को बेचने से कुछ पैसा मिला ना, तो वो अपनी कॉस्ट को कम कर देता है बेटा, इसलिए कंटेनर की सेल वैल्यू को अपन लोग टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में कल की क्लास में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, ब्रिंग द मटेरियल वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मटेरियल को ब्रिंग करने के लगा हो तो उसको अपन लोग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल मान के कॉस्ट में ऐड करते हैं बेटा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इन्वेंट्री की वैल्यू निकालो और मटेरियल कॉस्ट को एलोकेट करो। मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए एक बार ऊपर आइए कॉन्सेप्ट नोट में, पेज नंबर 188 में। पेज नंबर 188 में कॉन्सेप्ट नोट पढ़िए। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज निकालते हैं। पढ़िए बेटा, टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज का स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑफ परचेज लेंगे परचेज क्वांटिटी इनटू परचेज प्राइस। फ्रेट इनवार्ड को प्लस कर देंगे, अनलोडिंग चार्ज को प्लस कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को प्लस कर देंगे अगर वो इन्वेंट्री को लाने के लिए अनिवार्य है, रीसेल वैल्यू ऑफ कंटेनर को माइनस कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ गया। नोट्स, अगर परचेज प्राइस में जीएसटी इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है उसको माइनस कर दो। स्टेट वेट का इनपुट क्रेडिट अवेलेबल नहीं है उसको इंक्लूड करो। बेसिक लॉ ये है कि कोई भी टैक्स, तो ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। यानी स्टेप 1 में आप लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे पहले मटेरियल की। कैसे निकालेंगे? परचेज प्राइस लेंगे और कोई भी खर्चा लगा हुआ प्लस करेंगे, स्टेट वेट को भी प्लस कर देंगे, जीएसटी को हटा देंगे, कंटेनर की सेल वैल्यू को माइनस कर देंगे, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को प्लस कर देंगे। ये स्टेप 1 हो गया। अब आइए स्टेप 2, कॉस्ट पर यूनिट या पर केजी निकालो। फॉर्मूला, कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट जो स्टेप 1 में आया अपॉन नॉर्मल क्वांटिटी अवेलेबल। नॉर्मल क्वांटिटी अवेलेबल नीचे निकालते हैं परचेस क्वांटिटी में से नॉर्मल लॉस को माइनस करके। ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 2 में अपन लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। स्टेप 3, एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी निकालो और क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी निकालो। कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी परचेज में से क्वांटिटी रिसीव्ड को माइनस करेंगे तो आएगा टोटल लॉस। टोटल लॉस में से नॉर्मल लॉस को माइनस करेंगे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी आ गई, इसको ए कर सकते हैं आप लोग। फिर क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? रिसीव्ड माइनस कंज्यूम्ड। रिसीव माइनस कंज्यूम्ड क्लोजिंग स्टॉक, इसको बी कर दीजिएगा। और कंज्यूम्ड क्वांटिटी तो क्वेश्चन में दी हुई है। ये आपका स्टेप 3 हो गया। स्टेप 1, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालो। स्टेप 2, कॉस्ट पर यूनिट निकालो। स्टेप 3, एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी और क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी निकालो। और लास्ट स्टेप में आइए अगले पेज में, मटेरियल कॉस्ट को एलोकेट करो। एलोकेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट के लिए फॉर्मेट देखो, 5 कॉलम का फॉर्मेट है। पहला कॉलम सीरियल नंबर, रॉ मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट निकालना, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालना, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालना। रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्वांटिटी कंज्यूम लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी लेंगे, एबनॉर्मल लॉस में एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी लेंगे। कॉस्ट पर यूनिट जो अपना निकालेंगे स्टेप 2 में, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ये हो गया आपका 4 स्टेप का कॉन्सेप्ट नोट। आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर लिख लो बेटा, 5, 6, 7 सिमिलर क्वेश्चन।
और ऊपर के 4 स्टेप के बेस पे ये तीनों क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ये आज मैं आपको फेयर होमवर्क दिया हूं। अब मैं आपको मेरे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन का इन्हीं चारों स्टेप के अनुसार आंसर लिखवाऊंगा। अब बच्चों से रिक्वेस्ट है अपना कैलकुलेटर निकाल लें बेटा, कैलकुलेशंस वगैरह खुद करेंगे तो अच्छा रहेगा। लिखिए आंसर। स्टेप नंबर 1, statement showing total cost of material. Statement showing total cost of material. दो कॉलम बना लेंगे, आउटर कॉलम अमाउंट का। स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। बच्चों क्वेश्चन में पहली कॉस्ट है परचेस प्राइस। लिखिए परचेस प्राइस, ब्रैकेट में लिखिए 13,000 kg मल्टीप्लाई बाई स्मॉल ब्रैकेट में लिखिए 90 माइनस 5। अपना कैलकुलेटर लेके वैल्यू आउटर कॉलम पुट कर दीजिएगा। 13,000 kg आपने परचेस किया है, 90 में से 5 कौन सा माइनस कर रहा हूं देख लीजिएगा। 90 में से 5 माइनस कर रहा हूं क्योंकि 90 रुपीज परचेस प्राइस दिया है जिसमें कि 5 रुपए का जीएसटी इंक्लूड है, लेकिन चूंकि अपने को जीएसटी का इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा वो परचेस प्राइस में नहीं आता है, इसलिए 5 रुपए को माइनस कर दिया। तो 13,000 इंटू 85 कर देंगे बच्चों, 11,05,000 आ गया परचेस प्राइस। क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो बेटा लाइन से स्टेट वेट दिया हुआ है, प्लस कर दीजिएगा इसको स्टेट वेट। वैसे आजकल लगता नहीं है जब से जीएसटी आया है। स्टेट वेट का फॉर्मूला होगा ये 13,000 केजी पे ही लगेगा बेटा, इंटू ₹2.50 पर केजी। तो स्टेट वेट आ गया 13,000 केजी में 2.5 के रेट से बेटा। तो 13,000 इंटू 2.5 32,500 आ गया स्टेट वेट। नेक्स्ट प्लस कर दीजिएगा फ्रेट इनकर्ड। फ्रेट इनकर्ड क्वेश्चन की थर्ड लाइन देख सकते हैं, फ्रेट इनकर्ड है 30,000 बेटा। नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे जरा बेटा, ये नॉर्मल लॉस इसमें नहीं आता है, क्वांटिटी रिसीव्ड क्वांटिटी कंज्यूम्ड इसमें नहीं आता है। क्वेश्चन की फिफ्थ लाइन में आ गया हूं मैं, फिफ्थ लाइन में आ गया हूं मैं। माइनस कीजिएगा ट्रेड डिस्काउंट को, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट है 1 रुपए पर केजी, 13,000 केजी में लगेगा 1 रुपए के रेट से 13,000 रुपीज। इसको ब्रैकेट में इंडिकेट कर देंगे, इट रिप्रेजेंट माइनस। और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन की 3, 3, 6, 6 लाइन देखो, कंटेनर रीयूजेबल नहीं है उसको बेच दिया गया। बेचने पे जो प्रॉफिट होगा मतलब उसको कॉस्ट में से माइनस करते हैं, तो माइनस कर दीजिएगा सेल वैल्यू ऑफ कंटेनर को बेटा। सेल वैल्यू ऑफ कंटेनर 500 रुपए माइनस हो गया। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन में आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस चूंकि मटेरियल को ब्रिंग करने के लिए है वो कॉस्ट में ऐड होता है, तो प्लस कर दीजिएगा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस फॉर ब्रिंगिंग मटेरियल, फॉर ब्रिंगिंग मटेरियल। ये हो गया 10,000 रुपए। अपना कैलकुलेटर लेके आप लोग टोटलिंग कर लेंगे बच्चों। दिस इज टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया 11,05,000 परचेस प्राइस है, 32,500 स्टेट वेट है, 30,000 रुपए फ्रेट है, 13,500 रुपए माइनस हो गया, 10,000 प्लस हो गया, 11,64,000 आ गया टोटल कॉस्ट। स्टेप 1 is completed. Final answer of step 1 is 11,64,000. Now let's come to step number 2. Step 2 है
कॉस्ट पर यूनिट या कॉस्ट पर केजी निकालना, इसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई परचेस क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। कॉस्ट पर केजी निकालने का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई परचेस क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। तो कॉस्ट पर केजी निकालने के लिए न्यूमरेटर में लिखिए जो स्टेप 1 में आपकी टोटल परचेस कॉस्ट आई थी 1164,000। डिनोमिनेटर में लिखिए, क्वेश्चन में जाएंगे परचेस क्वांटिटी देखेंगे, परचेस क्वांटिटी है 13,000 केजी माइनस ब्रैकेट बनाएंगे, नॉर्मल ट्रांजिट लॉस दिया है 4%, ये 4% परचेस क्वांटिटी का रहता है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 4% ऑफ 13,000 केजी। तो कॉस्ट पर केजी आ गया 11,64,000 न्यूमरेटर में आ गया, 13,000 परचेस क्वांटिटी में से 520 नॉर्मल लॉस माइनस हो गया, 520 नॉर्मल लॉस माइनस हो गया, तो डिनोमिनेटर में आ गया 12,480 केजी। तो 11,64,000 12,480। यहां पर एक आप अपने कैलकुलेटर में देखो बेटा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। आपके कैलकुलेटर में अभी फिगर आ रही है 93.26923। यहां एक इंपॉर्टेंट बात सब बच्चे ध्यान दें, इसको आप लोग पूरे 5 डिजिट तक लिखिएगा। इसको अगर आपने 2 डिजिट के बाद राउंड ऑफ कर दिया तो उसका प्रॉब्लम यह आएगी कि आप जब एलोकेट कर दोगे ना स्टेप 4 में, तो उसका टोटल मटेरियल कॉस्ट के बराबर आना चाहिए, यानी उसका टोटल 11,64,000 के बराबर आना चाहिए एलोकेशन के बाद। उसका टोटल 11,64,000 के बराबर तभी आ सकता है जब आप 4-5 डिजिट तक लेके जाओ। अगर आपने 2 डिजिट के बाद राउंड ऑफ कर दिया, उसका आखिरी में स्टेप 4 में टोटलिंग में बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन टू क्लासरूम 2 डिजिट या 3 डिजिट के बाद राउंड ऑफ ना करें, 4 या 5 डिजिट तक लेके जाएं। तो इसलिए इसके आंसर को जरा मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा ध्यान से लिखें, 93.26923 पूरा लिखेंगे बच्चों, नहीं तो आप एक गलती करके आएंगे, आपको मालूम नहीं चलेगा। 27 लिख रहे हो, गलती कर रहे हो, पूरा 5 डी तक लिखिएगा। अब आइए स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में अपन 2 ठो क्वांटिटी निकालते हैं बच्चों। ये 2 क्वांटिटी है, पहला एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी। एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला ये है, आप कॉमन सेंस से सोचिए, पहले परचेस क्वांटिटी लिख लो। परचेस क्वांटिटी है 13,000 केजी। परचेस क्वांटिटी में से रिसीव्ड क्वांटिटी को माइनस कर दो। रिसीव्ड क्वांटिटी है 12,400 केजी। क्या शो करता है इन दोनों का डिफरेंस? आपने 13,000 केजी परचेस किया था, लेकिन आपको मिला 12,400 केजी, 600 केजी आपका लॉस हो गया। परचेस क्वांटिटी और रिसीव्ड क्वांटिटी का डिफरेंस रिप्रेजेंट योर टोटल लॉस। तो 600 केजी आ गया आपका टोटल लॉस। तो परचेस क्वांटिटी और रिसीव क्वांटिटी का डिफरेंस आ गया टोटल लॉस। अब टोटल लॉस में से नॉर्मल लॉस को माइनस कीजिए। नॉर्मल लॉस ऊपर जो फॉर्मूले में आपने ये 520 निकाला था, ये नॉर्मल लॉस है, तो 520 को माइनस कर दीजिएगा, तो 80 केजी आ गया एबनॉर्मल लॉस। स्टेप नंबर 3 में आप 2 क्वांटिटी निकालते हैं। पहला एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी। एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी का फॉर्मेट है परचेस क्वांटिटी में से रिसीव्ड क्वांटिटी को माइनस किया तो टोटल लॉस आया, टोटल लॉस में से नॉर्मल लॉस को माइनस किया तो एबनॉर्मल लॉस आया। अब आइए सेकेंड क्वांटिटी निकालेंगे स्टेप 3 में, वो है क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी।
क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला होगा रिसीव्ड माइनस कंज्यूम्ड। रिसीव्ड क्वांटिटी 12,400 है, उसमें से कंज्यूम्ड को माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्योंकि आपको रिसीव हुआ है 12,400, उसमें से आपने क्वेश्चन देख लेंगे, आपने क्वेश्चन की फोर्थ लाइन के लास्ट में दिया हुआ है, उसमें से आपने 10,000 केजी कंज्यूम कर लिया, तो 2,400 केजी बचा आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। अब फाइनल स्टेप में आते हैं, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 की हेडिंग है एलोकेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट को आप लोग 3 पार्ट में एलोकेट करते हैं। ये 3 पार्ट है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट और क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट। आपकी सीट में इसका फॉर्मेट दिया है, आप सीट के फॉर्मेट को देख के भी लिख सकते हैं। पहला कॉलम सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम नेचर, थर्ड कॉलम क्वांटिटी, फोर्थ कॉलम थोड़ा बड़ा बनाइएगा क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट 5 डिजिट में लिखे थे अपन लोग। सीरियल नंबर, नेचर ऑफ आइटम, क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होगा कॉलम 3 इंटू 4, कॉलम 3 इंटू 4 इक्वल टू 5। तो ये आपने एलोकेशन ऑफ मटेरियल स्टेप 4 हो गया। ये चारों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 मेरे बच्चों इन 4 स्टेप के अनुसार बनेंगे बेटा, इसलिए मैंने आपको 5, 6, 7 होमवर्क में दिया है। आप इन 4 स्टेप के अनुसार उन तीनों क्वेश्चन को कंफर्टेबली बना सकते हैं। आइए, सीरियल नंबर 1, 2 और 3। पहला आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, जगह कम है। सेकंड आएगा कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस को A/L लिखा हूं। थर्ड आएगा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट को आप 3 पार्ट में एलोकेट करते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट। अब इन तीनों की क्वांटिटी पहले लिख दीजिए। मटेरियल कंज्यूम्ड की क्वांटिटी है 12,000 केजी, एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी है ऊपर 80 केजी, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है, मटेरियल कंज्यूम 12,000 नहीं है, 10,000 है बेटा। एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी है 80 और क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है 2400। अब आइए कॉस्ट पर यूनिट निकाल, जो आप निकाल चुके हो स्टेप नंबर 2 में, वो लिख दीजिएगा 93.26923, 93.26923, 93.26923, 93.26923। लास्ट कॉलम में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब लिखेंगे ना, तो 2 बातों का ध्यान रखें। आपका टीचर क्या कर रहा है देख सकते हैं आप लोग। मैंने देखिए, मैंने तीनों की अमाउंट लिखने से पहले टोटल लिख दिया है, क्योंकि लास्ट कॉलम में कॉस्ट के एलोकेशन के बाद जो टोटल है वो स्टेप 1 के बराबर आना चाहिए। ये पहली बात ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि लास्ट कॉलम का टोटल पहले से लिख दो। दूसरा, लास्ट कॉलम में पैसे कभी नहीं लिखते हैं, क्योंकि लास्ट कॉलम में तो आप मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो बेटा, वहां पैसे को राउंड ऑफ कर दिया करो। 1 रुपए का फर्क आएगा तो उसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर देना। अगर आपने इसको 2 डिजिट का राउंड ऑफ किया होता ना, बहुत ज्यादा फर्क आता। 3 डिजिट का राउंड ऑफ करते फर्क थोड़ा कम आता, 4 डिजिट का राउंड ऑफ करते फर्क थोड़ा और कम आता, 5 डिजिट का राउंड ऑफ करोगे फर्क 2-4 रुपए का आएगा, मुश्किल से 1 रुपए का आएगा शायद तक। उसको आप ऊपर नीचे कहीं भी एडजस्ट कर दीजिएगा, और लास्ट कॉलम में पैसे मत लिखिएगा। मेरे बच्चों, आपकी AS2 की एक वैरायटी का प्रैक्टिकल खत्म हो गया है। ऐसी ऐसी 8-10 वैरायटीज है बेटा AS2 में, तो चेक कर लेंगे आंसर।
फिर टोटलिंग भी चेक कर लेंगे। तो दिस इज द फाइनल आंसर 932692। देखो पैसे को मैंने नहीं लिखा है बेटा, पैसा आप राउंड ऑफ कर दिया करो लास्ट कॉलम में। 7462223846। अब मेरे बच्चों नॉर्मल एबनॉर्मल लॉ के नॉलेज के बेस पे एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, उसमें और इन चारों क्वेश्चन में फर्क सुन लो। तो मेरे बच्चों पहले एक बार फर्क सुन लो। अभी जो आपने 4 क्वेश्चन बनाए ना, वो रॉ मटेरियल के थे बेटा। मतलब आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल आया, उसके थे। जो अगले 2 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो रॉ मटेरियल की जगह इनपुट के हैं। मतलब प्लांट में आप माल डाल रहे हो, ध्यान दीजिएगा, प्लांट में आप माल डाल रहे हो, प्लांट से माल बन के बाहर निकल रहा है, प्लांट में आप माल डाल रहे हो, प्लांट से बाहर निकल रहा है माल, वहां पर लॉस हो रहा है। मतलब प्लांट के अंदर इनपुट आपने डाला 5000 मेट्रिक टन, निकला 4500 मेट्रिक टन फिनिश गुड्स, 500 मेट्रिक टन का प्लांट के अंदर लॉस हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, अगली वैरायटी ये करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो 4 क्वेश्चन किए और अगले जो 2 क्वेश्चन करने वाले हैं मेरे बच्चों, इसमें क्या फर्क है बेटा? अभी के 4 क्वेश्चन में रॉ मटेरियल की बात हो रही थी। रॉ मटेरियल खरीदे, कम पहुंचा, लॉस हो गया, कंज्यूम हो गया कुछ। अब जो बात करेंगे ना अगले 2 क्वेश्चन की, वो वर्क इन प्रोसेस की बात करेंगे, इनपुट की बात करेंगे, प्लांट में कितना इनपुट डाला उसकी बात करेंगे, प्लांट से कितना माल बन के बाहर निकला उसकी बात करेंगे। तो ये अगले 2 क्वेश्चन है मेरे बच्चों। ये 2 क्वेश्चन वॉल्यूम नंबर 2 के थे, इसलिए इनिशियल पेज में मिलेंगे आपको, पेज नंबर 26-28 के आसपास मिलेंगे। आइए पेज नंबर 27 निकाल लीजिए, मतलब फर्स्ट पेज के पीछे वाला पेज। पेज नंबर 27 में जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ना बेटा, इसमें 2 नंबर क्वेश्चन को आप लोग आज फेयर होमवर्क लिखिए। 13-11 फेयर होमवर्क। और क्वेश्चन नंबर 1 में एक रिक्वायरमेंट और लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी में, ऑल्सो कंप्यूट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों एट पार आ जाएगा। मैं आपको अभी पेज नंबर 27 में ले आया हूं बच्चों, उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की बात कर रहा हूं बेटा। 1 नंबर को होमवर्क से हटा दीजिए आप लोग अब, और 2 नंबर आज फेयर होमवर्क लिख लीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन में एक एडिशनल पॉइंट लिखवाया हूं मेरे बच्चों, ऑल्सो कंप्यूट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब क्या करेंगे अपन लोग बेटा, कैसे पढ़ेंगे? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर ऊपर के कंसेप्ट नोट पढ़ेंगे, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे। एक फंडामेंटल डिफरेंस मेरे बच्चों याद रखिएगा। सर अभी जो आपने 4 क्वेश्चन बनवाए और अभी जो 2 क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें क्या फर्क है? वो 4 क्वेश्चन रॉ मटेरियल के थे। रॉ मटेरियल खरीदा, जितना खरीदा उससे कम मिला, कुछ कंज्यूम हो गया। ये 2 क्वेश्चन इनपुट के हैं, प्लांट के हैं, प्लांट के अंदर माल डाला उसके हैं। पढ़िए पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। कैपिटल केबल लिमिटेड हैज ए नॉर्मल विस्टा ऑफ 4%। एक वर्ड को ध्यान दो, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इस वर्ड को अंडरलाइन करना, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये वर्ड आपको उन 4 क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। उन 4 क्वेश्चन में क्या लिखा है मालूम है? जो नॉर्मल ट्रांजिट लॉस, गहराई समझिएगा, नॉर्मल ट्रांजिट लॉस, क्योंकि अपन वहां रॉ मटेरियल खरीदे हैं बच्चों, वहां ट्रांजिट लॉस की बात कर रहा है, रास्ते में माल गायब होना। यहां पर रॉ मटेरियल नहीं है बच्चों, यहां पर इनपुट है बेटा। अपन प्लांट में इनपुट डाल रहे हैं, प्लांट में जो इनपुट डाल रहे हैं उसमें कुछ लॉस हो रहा है, इसलिए यहां पर आपको प्रोडक्शन प्रोसेस वर्ड दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस दिया है, प्रोडक्शन प्रोसेस का 4%। जितना माल डालेंगे ड्यूरिंग द ईयर 21-22 कंपनी ने 12,000 मेट्रिक टन रॉ मटेरियल यूज किया। यूज्ड वर्ड को ध्यान दीजिएगा, यूज किया 12,000 मेट्रिक टन, 150 रुपए पर मेट्रिक टन। साल के आखिरी में 630 मेट्रिक टन वेस्टेज स्टॉक में था। यहां पर एक कंफ्यूजन, ध्यान से समझिएगा, ये जो वेस्टेज स्टॉक में लिखा है ना, ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। इसको आप लोग नोट कर लो बेटा,
ये स्टॉक वर्ड लिखा है, यहां बुक में लिख सकते हो, ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ये तो वेस्टेज है। ये वेस्टेज वर्ड को ध्यान दो, वेस्टेज वॉज इन स्टॉक मतलब वेस्टेज पड़ा था, वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। जो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालने बोल रहा है ना, इसकी कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट में नहीं आएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं, ये वेस्टेज है। ये 630 मेट्रिक टन। अकाउंटेंट जानना चाहता है कि वेस्टेज का क्या ट्रीटमेंट करेंगे बुक्स में, एक्सप्लेन की नॉर्मल लॉफ और एबनॉर्मल लॉफ का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, और एबनॉर्मल लॉफ की कॉस्ट निकालो, एबनॉर्मल लॉफ की। लेकिन इसमें क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट नहीं पूछा था, मैंने वो भी लिखवा दिया है ताकि आप 2 नंबर क्वेश्चन बनाएं तो कंफर्टेबल हो जाएं। अब ऊपर पहले कॉन्सेप्ट नोट पढ़ो, कॉन्सेप्ट नोट में आइए, इसी मतलब हर एक क्वेश्चन का बैकग्राउंड कंसेप्ट नोट है बेटा। तो कंसेप्ट नोट, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस, फिनिश गुड्स। नॉर्मल लॉस को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड करते हैं, ये अपन मैं आपको कल ऑलरेडी आपकी कॉपी में लिखवा चुका हूं। एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल लेबर ओवरहेड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट एंड सच कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस द पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड, ये भी अपन लिख चुके हैं, ये थ्योरी है बेटा। नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस की थ्योरी जब भी लिखना पड़ेगा ना, ये 2 लाइन लिख के आइएगा। एमटी का मतलब होता है मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन 1000 केजी के बराबर। क्यों लिखा हूं, इन दोनों क्वेश्चन में एमटी वर्ड इस्तेमाल हुआ है। स्टेप नंबर 1, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज निकालो, डिफरेंशिएट कीजिएगा। वहां जो आप निकाल रहे थे ना चारों क्वेश्चन में, वो जो रॉ मटेरियल परचेस किया उसकी कॉस्ट निकाल रहे थे। यहां जो निकाल रहे हो ना, यहां आप प्लांट में जो इनपुट डाले उसकी बात कर रहे हो, यहां आप निकालोगे टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालोगे। कैसे निकालेंगे, टोटल मटेरियल यूज्ड इनटू कॉस्ट पर मेट्रिक टन, फिर कंप्यूट कॉस्ट पर मेट्रिक टन ऑफ गुड यूनिट्स बाय द फॉर्मूला। टोटल कॉस्ट जो स्टेप 1 में आया, नॉर्मल प्रोडक्शन क्वांटिटी, वहां नॉर्मल क्वांटिटी अवेलेबल था, यहां नॉर्मल प्रोडक्शन क्वांटिटी है। नॉर्मल प्रोडक्शन क्वांटिटी किसको बोलेंगे, इनपुट क्वांटिटी यानी जितना अपन ने माल डाला माइनस नॉर्मल ऑफ क्वांटिटी, नॉर्मल ऑफ क्वांटिटी इनपुट क्वांटिटी इनटू परसेंट। एबनॉर्मल ऑफ की क्वांटिटी निकालो और क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी निकालो। एबनॉर्मल ऑफ की क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला टोटल लॉस जो वेस्टेज दिया हुआ है, नॉर्मल ऑफ माइनस करके। बेटा ये आईएमपी है बेटा, इसको आप लोग अपना हाईलाइट भी कर सकते हैं बेटा। स्टेप 3 में जो आपका टीचर आपको आईएमपी बोल रहा है ना, वो है क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी। इसको आप लोग ध्यान से देखो कि ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे बन गया। ये एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक किसको बोल रहा है, टोटल इनपुट क्वांटिटी में से वेस्टेज को माइनस करके। इसको क्लोजिंग स्टॉक क्यों बोल रहे हैं, ये एक एजम्पशन पे है, ये एजम्पशन को भी हाईलाइट कर लीजिएगा। टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी विल बी डीम्ड टू बी क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी। एक्चुअल में ये इनपुट क्वांटिटी मतलब कितना माल आपने प्लांट में डाला, वेस्टेज को माइनस कर देंगे तो एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, एक्चुअल में प्रोडक्शन क्वांटिटी आएगा। इनपुट क्वांटिटी में से वेस्टेज को माइनस करने से क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा बेटा, प्रोडक्शन क्वांटिटी आएगा। लेकिन सेल कितना हुआ है दिया नहीं है, अपन एज्यूम करेंगे जितना माल प्रोड्यूस हुआ पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक में है, इसलिए इनपुट क्वांटिटी माइनस वेस्टेज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालो। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट आ जाएगी, एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी वही जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, इन्वेंट्री कॉस्ट निकल जाएगी। ये है बेटा आपका इन 2 क्वेश्चन का बैकग्राउंड कंसेप्ट। अब आइए देखिए, इस क्वेश्चन में एक वर्ड को ध्यान दीजिएगा, ये ट्रीटमेंट वर्ड को राउंड मारो बेटा। ट्रीटमेंट वर्ड को क्यों राउंड मरवाया बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ट्रीटमेंट बोला है ना, तो आप इसमें बैकग्राउंड थ्योरी भी लिख के आइएगा। क्या थ्योरी लिख के आइएगा, बस ये 2 लाइन लिख के आना है। नॉर्मल लॉ ऑफ एबनॉर्मल लॉ का जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में अपने को एबनॉर्मल लॉ की कॉस्ट भी पूछा है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अपन भी निकालेंगे। तो अब इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर लिखवा रहा हूं, पेज नंबर का रेफरेंस जरूर लिखेंगे बेटा। लिखिए आंसर नंबर 1 पेज नंबर 27 बेटा। पहले ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। ये मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूं, बस ब्रैकेट में लिख लो, राइट थ्योरी गिवन इन पेज 27। और ये थ्योरी आप लोग अपनी कॉपी में भी कल लिखे थे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए आपकी कॉपी के कंसेप्ट नोट देखेंगे तो ये
ये एबनॉर्मल लॉस में आपने ये जो था ना, ये 10 नंबर पॉइंट आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, यही ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस में यही लिखना है। पेज नंबर 27 में भी लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पर रेफरेंस भी लिखवा दिया है। तो ये थ्योरी पोर्शन है, इसको एक बार कल लिखवा चुका हूँ 10 नंबर पॉइंट में, एक बार सीट में भी दिया हुआ है, इसको लिखवा रहा हूँ। अब 4 स्टेप में आ जाओ। स्टेप नंबर 1, अब ये मैथमेटिकल पार्ट आ गया। स्टेप 1, पहले टोटल इनपुट कॉस्ट निकालो। इनपुट कॉस्ट यानी जो मटेरियल कंज्यूम हुआ है उसकी कॉस्ट। टोटल इनपुट कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होगा इनपुट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट पर मेट्रिक टन इज इक्वल टू, क्वेश्चन देख के आप लोग वैल्यू पुट करो बेटा और अपने कैलकुलेटर में अमाउंट निकालो। पहला स्टेप है टोटल इनपुट कॉस्ट निकालना। इनपुट कॉस्ट को ही मटेरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट भी कहा जाता है बेटा। इनपुट कॉस्ट कैसे निकालते हैं? इनपुट क्वांटिटी को कॉस्ट पर मेट्रिक टन से मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो 12,000 मेट्रिक टन लिखा है ना बेटा, ये है इनपुट क्वांटिटी। जो 12,000 मेट्रिक टन लिखा है ना बेटा, ये है इनपुट क्वांटिटी। और जो 150 रुपए पर मेट्रिक टन दिया है ना बेटा, ये है कॉस्ट पर मेट्रिक टन। तो स्टेप 1 का फाइनल आंसर आ गया 18 लाख रुपीस बेटा, 18 लाख रुपीस। अब आते हैं बच्चों स्टेप नंबर 2 में बेटा। स्टेप 2 है कॉस्ट पर मेट्रिक टन ऑफ गुड यूनिट, इसको वी कॉल गुड यूनिट। कॉस्ट पर मेट्रिक टन ऑफ गुड यूनिट, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों टोटल कॉस्ट एज पर स्टेप नंबर 1, टोटल कॉस्ट एज पर स्टेप नंबर 1 डिवाइडेड बाई इनपुट क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। मैं आपको जो सीट में लिख के दिया हूं ना नॉर्मल प्रोडक्शन, उसकी जगह डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना बेटा, ये आपको ज्यादा कंफर्टेबल पड़ेगा। अब मेरे बच्चों इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने की कोशिश करें आप बच्चों। और यहां पर मैं आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया था मेरे बच्चों, यहां पर 2 डिजिट के बाद राउंड ऑफ नहीं करना बेटा, 4-5 डिजिट तक लेके जाना बेटा। तो टोटल कॉस्ट एज पर स्टेप 1 है बेटा 18 लाख रुपीस डिवाइडेड बाई बेटा इनपुट क्वांटिटी है बेटा 12,000 मेट्रिक टन बेटा, माइनस नॉर्मल लॉस के लिए क्वेश्चन में जाएंगे मेरे बच्चों। नॉर्मल लॉस है 4%, आप ये 4% इनपुट का रहता है हमेशा, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे 4% ऑफ 12,000, 4% ऑफ 12,000, तो 18 लाख रुपीज आ गया मेरे बच्चों टोटल कॉस्ट अपॉन 12,000 मेट्रिक टन इनपुट है। अपने को उम्मीद थी 480 मेट्रिक टन का तो लॉस हो ही जाएगा, मतलब 12,000 का 4%, इतना अपने को एक्सपेक्टेड था। देयरफॉर 18 लाख डिवाइड बाई 11520, 18 लाख डिवाइड बाई 11520। अच्छा इस बार राउंड ऑफ में ही आ रहा है आंसर 156.25। अब स्टेप नंबर 3 में आइए। इसमें 2 क्वांटिटी निकालो बच्चों। नंबर ए एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी, नंबर ए एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी। एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों टोटल लॉस। ये क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है, पिछले चारों क्वेश्चन में टोटल लॉस डायरेक्ट नहीं दिया था। अपन ने टोटल लॉस पिछले चारों क्वेश्चन में निकाला था बच्चों परचेस क्वांटिटी माइनस रिसीव्ड क्वांटिटी। पिछले चारों क्वेश्चन में टोटल लॉस अपन निकाले थे परचेस क्वांटिटी माइनस रिसीव क्वांटिटी। इन दोनों क्वेश्चन में टोटल लॉस स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है मेरे बच्चों, तो टोटल लॉस आपको निकालना नहीं पड़ेगा बेटा। जैसे इस क्वेश्चन की थर्ड लाइन देखें 630 मेट्रिक टन वेस्टेज,
ये वॉज इन स्टॉक जो लिखा है ये यूजलेस है, तो 630 मेट्रिक टन लिख देंगे। इसमें से नॉर्मल लॉस को माइनस कर देंगे मेरे बच्चों। नॉर्मल लॉस जो आपका ऊपर ये डिनोमिनेटर में आता है यही है बेटा, इसको देख के माइनस कर दो। 480 मेट्रिक टन, तो 150 मेट्रिक टन आ गया बच्चों एब नॉर्मल लॉस। सेकेंड क्वांटिटी निकालो मेरे बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी। इन दोनों क्वेश्चन में ये एजम्पशन है कि जितना एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ वो पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। एक्चुअल प्रोडक्शन किसको बोलेंगे बेटा? इनपुट क्वांटिटी मतलब कितना माल आपने प्लांट के अंदर डाला, वेस्टेज मतलब कितना खराब हो गया। तो इनपुट क्वांटिटी में से वेस्टेज को माइनस करेंगे तो आपका आएगा एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी। और एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी को ही इन दोनों क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी दिखाया जाएगा ऑन द लॉजिक की वो पूरा का पूरा माल अनसोल्ड है। देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक निकाल दीजिएगा। इनपुट क्वांटिटी लिख लो पहले। इनपुट क्वांटिटी है 12,000 मेट्रिक टन। ऊपर आप कवरिंग कंसेप्ट नोट पढ़ते जाओ बेटा, जहां कंफ्यूजन है ना ऊपर कवरिंग कंसेप्ट नोट पढ़ते जाओ। इनपुट क्वांटिटी में से टोटल लॉस को माइनस कर दीजिए। टोटल लॉस है 630 मेट्रिक टन, तो 12,000 माइनस 630 तो 11,370 मेट्रिक टन। ये आ गया आपका एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी। मैंने दोनों वर्ड लिख दिए, इससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी। उन चारों क्वेश्चन में 3 चीज की कॉस्ट निकलती थी, इन दोनों क्वेश्चन में 2 चीज की कॉस्ट निकलेगी। उन चारों क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट निकली, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकली, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकली। इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकलेगी। तो लास्ट स्टेप लिख लीजिएगा, वही वाला फॉर्मेट यहां भी बना लो। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, सीरियल नंबर, नेचर, क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट। दिस इज 3 into 4। इस बार सीरियल नंबर में 2 ही आएंगे खाली। एक आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी, स्टेप 3 देख के लिखो बेटा। एक आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी। क्वांटिटी वर्ड मत लिखिए, क्लोजिंग स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस। ये डिफरेंस है। रॉ मटेरियल वाले चारों क्वेश्चन में कॉस्ट का एलोकेशन 3 पार्ट में हुआ था। इनपुट वाले दोनों क्वेश्चन में कॉस्ट का एलोकेशन सिर्फ 2 पार्ट में होगा। अब क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है 11,370, ऊपर स्टेप 3 देख के लिखिए। एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी है 150। कॉस्ट पर यूनिट ऊपर निकाल चुके हैं, स्टेप 2 में जाइए। 156.25, 156.25। लास्ट कॉलम का टोटल हमेशा स्टेप 1 के बराबर आता है। स्टेप 1 में जो टोटल इनपुट कॉस्ट आया ना 18 लाख रुपीस, लास्ट कॉलम का टोटल हमेशा स्टेप 1 के बराबर आएगा। तो पैसे को अगर राउंड ऑफ करना है तो 17765, ये 62.5 है बेटा। मैं इसको हायर में राउंड ऑफ कर रहा हूं तो अगले वाले को लोअर में करना पड़ेगा मेरे को। और किसी को पैसे लिखना है तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 150 इंटू 156.25, इसको लोअर में राउंड ऑफ कर रहा हूं 23437।
एक बार आप एक काम कीजिए, यहां पर अपनी फेयर कॉपी में भी लिख लीजिए होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 27 प्लस इफ डू राइट। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 27 प्लस क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 पेज नंबर 189। अब आप लोग एक काम करें, थोड़ी देर के लिए अपनी बुक और कॉपी को बंद करके रख दीजिए। मतलब आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए ताकि आप आगे सीख सकें बेटा। मैडम प्लीज अपनी कॉपी और बुक बंद कर दीजिए, सीट भी रख दीजिए बेटा। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अब आप लोग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री यानी कि AS2 में थोड़ा अटेंशन दीजिएगा मेरी तरफ, रिक्वेस्ट। अब मैं आपको क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन में एक नेक्स्ट स्टेज में लेके जा रहा हूं, एक स्टेज खत्म हो गया है, तो आज आधे घंटे की जो क्लास बची है ना बेटा, इसमें मैं आपको नेक्स्ट स्टेज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप बच्चों को मेरी तरफ अटेंशन देना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो नेक्स्ट स्टेज सिखा रहा हूं ना बेटा, वो है सबसे पहले नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि NRV। NRV की लीगल डेफिनेशन आप लोग पहले सुनो। व्हेन आई से लीगल डेफिनेशन में AS2 की बात कर रहा हूं बेटा। बेटा AS2 में लीगल डेफिनेशन क्या दी है NRV की? AS2 में लीगल डेफिनेशन है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, और फिर इसमें दो चीजों को माइनस करेंगे। ये दो चीजें हैं मेरे बच्चों, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और दूसरा है बच्चों एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। ये आएगा NRV। तो मेरे बच्चों, मैं आप लोग को एज आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको AS2 में अब दूसरे लेवल की चीजें सिखाना शुरू कर रहा हूं। तो आप NRV की डेफिनेशन को एक बार अपने दिमाग में सेट करने की कोशिश करो। लीगल डेफिनेशन को, लीगल NRV की लीगल डेफिनेशन में एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस से स्टार्ट किया गया है, और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में दो चीजों को माइनस किया गया है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। बेसिकली बच्चों NRV किसको बोलते हैं? बेसिकली बच्चों NRV बोलते हैं, जैसे आज 31 मार्च 2026 है, मान लो आज 31 मार्च 2026 है, तो मेरे पास फिनिश्ड गुड्स 5000 kg स्टॉक में पड़ा है। इसकी कॉस्ट पर केजी है मान लो 100 रुपए। अब मेरे को इस फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करना है। मैं कैसे वैल्यूएशन करूंगा? आंसर होगा, मैं इसका वैल्यूएशन करूंगा कॉस्ट या NRV विचएवर इज लोअर पे। तो कॉस्ट तो 100 रुपए पर केजी मेरे को मालूम है, वो तो मैं निकाल चुका हूं। NRV कैसे निकालूंगा? प्रैक्टिकल गाइडेंस लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल गाइडेंस लीजिए।
मेरे पास 5000 केजी का क्लोजिंग स्टॉक है, मेरे को इसका एनआरवी निकालना है। एनआरवी निकालने के लिए मैं पहले एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लूंगा। ये माल मेरा बिका नहीं है, बिका नहीं है तभी तो मेरी इन्वेंट्री में है ना, तभी तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में है। तो एनआरवी निकालने के लिए पहले मेरे को अनुमान लगाना पड़ेगा कि बैलेंस शीट के बाद अगर ये माल बिकेगा तो कितने में बिकने की उम्मीद है। देयरफॉर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। मान लो मैंने अनुमान लगाया कि बैलेंस शीट के बाद ये माल 120 रुपए में बिक जाएगा। ये हो गया ईएसपी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। ये मेरा एनआरवी नहीं है बेटा, इसमें मेरे को दो चीजें माइनस करना पड़ेगा। कौन कौन सी दो चीजें माइनस करना पड़ेगा? पहला है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन का मतलब होता है इस माल को कंप्लीट करने में कोई खर्चा लगेगा तो उसको माइनस करना है। सर जी, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन जो शब्द है ना बच्चों, ये नॉर्मली फिनिश, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन वर्ड जो रखा गया है ना, ये नॉर्मली WIP के लिए काम आता है, फिनिश गुड्स के लिए काम नहीं आता। क्योंकि फिनिश गुड्स का तो मतलब ही है पूरा बन चुका है वो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन? मतलब उस माल को कंप्लीट करने में जो फ्यूचर में खर्चा लगने की उम्मीद है। तो भैया ये तो पूरा बन चुका है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, तो इसमें कुछ होगा नहीं बेटा। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, मतलब सेलिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे। मतलब इस माल को बेचने में जो खर्चा लगने की उम्मीद है ना, बेचने में, उसको माइनस करेंगे। तो मान लीजिए मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूं कि भैया मेरे को 10% का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। मैं एजेंट के थ्रू माल बेचता हूं और मेरे को 10% का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। तो जो 10% का मेरे को ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा ना मेरे बच्चों, वो है कॉस्ट टू सेल, सेलिंग एक्सपेंस, माल को बेचने के खर्चे। तो बच्चों मैं यहां पर 12 रुपए माइनस कर दूंगा बेटा, 12 रुपए माइनस कर दूंगा, 108 आ जाएगा मेरा एनआरवी। एनआरवी आ जाएगा 108। अब मान लीजिए बच्चों एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लो 31 मार्च 26 को मेरे पास फिनिश गुड्स का स्टॉक था 5000 केजी। मान लो मेरे पास इनकंप्लीट यूनिट भी है मेरे बच्चों, मेरे पास इनकंप्लीट यूनिट भी है बेटा। मेरे पास मान लो 1000 केजी इनकंप्लीट यूनिट पड़ा है। अब माय डियर फ्रेंड्स, इनकंप्लीट यूनिट में आप लोग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाइए बेटा। इनकंप्लीट यूनिट का वैल्यूएशन कैसे करते हैं? इनकंप्लीट यूनिट का वैल्यूएशन भी वैसे ही करते हैं, कॉस्ट या एनआरवी विचएवर इज लोअर। इनकंप्लीट यूनिट का वैल्यूएशन कैसे करते हैं? कॉस्ट या एनआरवी विचएवर इज लोअर। सर जी देखिए, इनकंप्लीट यूनिट किसको बोलते हैं? जिसमें अभी पूरी कॉस्ट लगी नहीं है, कुछ लग चुकी है, कुछ लगना बाकी है। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा इस इनकंप्लीट यूनिट के बारे में मेरे बच्चों। पहला कॉस्ट टू डेट, मान लीजिए ₹60। दूसरा फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, मान लीजिए ₹30। प्लीज इंटरप्रेट इट। इसका मतलब क्या निकला कि मैं आपको यह बोल रहा हूं कि मेरे पास 1000 केजी इनकंप्लीट यूनिट भी है। इन 1000 केजी में कॉस्ट टू डेट मतलब आज तक कितना खर्चा लग चुका है, 60 रुपीज लग चुका है। और फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 30 का मतलब होगा फ्यूचर में अभी इस यूनिट को कंप्लीट करने में 30 रुपए का खर्चा और लगेगा। अब बच्चों ये यही वाला माल है, ध्यान दीजिएगा, ये यही वाला माल है ना, मतलब ये भी इसी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। ये 5000 केजी और इसमें क्या फर्क है? ये 5000 केजी बन चुका है, अनसोल्ड है। ये 1000 केजी 31 मार्च तक बना नहीं है, फ्यूचर में ये बनेगा, वही फिनिश गुड बनेगा। अब माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है यार, ध्यान दीजिएगा।
मतलब कंसेप्ट तो इजी है लेकिन बिल्कुल नई चीज है ये। अब माय डियर फ्रेंड्स, जो ये इनकम्प्लीट यूनिट है ना, इसका वैल्यूएशन कैसे करूंगा मैं? इसका वैल्यूएशन कॉस्ट या एनआरवी विचवर इज लोअर। सर जी, इनकम्प्लीट यूनिट में कॉस्ट या एनआरवी विचवर इज लोअर। सर जी, यहां पर कॉस्ट किसको बोलेंगे बच्चों? क्या आपके ख्याल में कॉस्ट का मतलब 60 + 30 90 होना चाहिए कि सिर्फ 60 होना चाहिए बेटा? नहीं समझ में आया, फिर सुनिएगा। मैं आपको इनकम्प्लीट यूनिट का वैल्यूएशन करना सिखा रहा हूं बेटा। 31 मार्च 26 को मेरे पास 1000 इनकम्प्लीट यूनिट है, मेरे को इसका वैल्यूएशन करना है। मैं आपको इसमें फर्दर इंफॉर्मेशन क्या दिया कि इस इनकम्प्लीट यूनिट में 60 रुपए का खर्चा लग चुका है, 30 रुपए का फ्यूचर में खर्चा और लगेगा। क्वेश्चन, मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस अमाउंट पे करूंगा? आंसर है कॉस्ट या एनआरवी विचवर इज लोअर पे करूंगा। सर जी, आपके ख्याल में कॉस्ट कितना बोलेंगे? 60 बोलेंगे, 30 बोलेंगे, या दोनों को जोड़ के 90 बोलेंगे? भाई देखो, आप बैलेंस शीट पे वैल्यूएशन कर रहे हो बेटा। बैलेंस शीट में आप फ्यूचर का खर्चा कैसे शो कर सकते हो? आपका तो खर्चा 60 रुपए लगा है ना अभी तक, तो आप क्लोजिंग स्टॉक 60 रुपए तो दिखाओगे बेटा। क्या आप क्लोजिंग स्टॉक 60,000 दिखाओगे कि 90,000 दिखाओगे बेटा? कॉमन सेंस वाली बात लगाओ भाई। आपका खर्चा ही 60,000 पे लगा है तो 90,000 क्लोजिंग स्टॉक आप कैसे दिखा सकते हो? इसका मतलब ये हुआ कि इनकम्प्लीट यूनिट के केस में कॉस्ट या एनआरवी विचवर इज लोअर में कॉस्ट का मतलब क्या होगा बेटा? कॉस्ट का मतलब होगा कॉस्ट टू डेट, आज तक की कॉस्ट। कितने रुपए? 60 रुपीज। अब मेरे को इसका एनआरवी निकालना है। सर जी, एनआरवी इनकम्प्लीट यूनिट का नहीं होता, एनआरवी फिनिश गुड्स का होता है, क्योंकि इनकम्प्लीट यूनिट को थोड़ी बेचोगे ना। एनआरवी किसको बोलते हैं? ये एनआरवी का फॉर्मूला देखो। एनआरवी का फॉर्मूला है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। किस चीज की सेलिंग प्राइस मेरे भाइयों? इनकम्प्लीट यूनिट की या फिनिश गुड्स की? फिनिश गुड्स की। वो इनकम्प्लीट जब फिनिश गुड्स बनेगा तो कितने बिकेगा? तो सर जी, फिनिश गुड्स तो यही वाला है बेटा, तो इसकी सेलिंग प्राइस को ले लेंगे। यहां पर भी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 120 रुपए। दो चीजें माइनस करते हैं। पहला एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस करते हैं बेटा। फिनिश गुड्स में अपन लोगों ने एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस नहीं किया था क्योंकि फिनिश गुड्स में बन चुका था, लेकिन इनकम्प्लीट यूनिट में अभी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो अभी बना नहीं है। 30 रुपए माइनस हो जाएगा और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल भी माइनस करना पड़ेगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल है 12 रुपए, तो इसका एनआरवी कितना आ जाएगा? इसका एनआरवी आ जाएगा 120 - 30 - 12 इज इक्वल टू 78 रुपीज। फिर कॉस्ट या एनआरवी विचवर इज लोअर तो अपन वैल्यूएशन कर देंगे 60 रुपीज में। एक बार इतने को पहले रिवाइज कर लेते हैं। देखो बेटा, मैं आपको एक बार कुछ क्लैरिफाई कर रहा हूं। मैंने आप लोग को आज अपनी 3rd क्लास है AS2 की, मैंने आपको परसों की क्लास में ये पूरे कॉन्सेप्ट नोट बताए थे और फिर कल की क्लास में मैंने ये पूरे कॉन्सेप्ट नोट आपको लिखवा दिए। ये पूरे 11 कॉन्सेप्ट नोट लिखवाए थे मैंने आपको कल। आज भी मैं आप लोग को अभी कुछ कंसेप्ट नोट बता रहा हूं बेटा। पहले इन कंसेप्ट नोट को समझो, दिमाग में सेट करो, फिर मैं आपको इनको लिखवा दूंगा। पहले आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए। बहुत सारी चीजें तो अपनी सीट में लिखी भी हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, क्या नया सीखे आप लोग? आप लोग नया सीखे हो एनआरवी निकालना। एनआरवी निकालने का जो AS2 में फॉर्मूला है वो है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। व्हाई द वर्ड एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस? क्योंकि स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हो, मतलब वो माल बिका नहीं है। अगर बिक गया होता तो स्टॉक कैसे होता? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस मतलब उस माल को जब फ्यूचर में बेचेंगे तो कितने में बिकेगा वो लेंगे और उसमें दो चीजें माइनस करेंगे। एक एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन यानी फ्यूचर में उस माल को कंप्लीट करने में कितना खर्चा लगेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर फिनिश गुड्स होगा ना तो फिनिश गुड्स तो बन चुका है तो उसमें कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नहीं आता। लेकिन अगर WIP होगा ना तो वो पूरा बना नहीं है
तो WIP को फ्यूचर में बनाने में जो खर्चा लगेगा ना, उसको भी माइनस किया जाएगा। तीसरा अपन माइनस करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, जिसका मतलब है सेल करने के खर्चे, सेल करने के खर्चे, ब्रोकरेज का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो भी लगेंगे, उन सबको माइनस किया जाएगा, तो आपका आ जाएगा NRV। दो एग्जांपल दिया मैं आप लोग को। पहला एग्जांपल, मेरे पास फिनिश गुड्स है, 5000 kg फिनिश गुड्स है, कॉस्ट है 100 रुपए। NRV कैसे निकालूंगा मैं? कितने में बिकने की उम्मीद है? 120, 10% ब्रोकरेज लग जाएगा, वो कॉस्ट टू सेल आ गया, 108 आ गया NRV। अब इसकी जगह इनकम्प्लीट यूनिट अगर होगा, इनकम्प्लीट यूनिट में जो कॉस्ट टू डेट है, कॉस्ट टू डेट मतलब बैलेंस शीट डेट तक कितना खर्चा लग चुका, एक वो होता है। एक होता है फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, मतलब बैलेंस शीट के बाद कितना खर्चा उसमें और लगेगा। सर जी, जो फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है ना, वो कॉस्ट या NRV विच एवर इज लोअर। यहां पर कॉस्ट का मतलब होगा कॉस्ट टू डेट, कॉस्ट का मतलब होगा कॉस्ट टू डेट। NRV निकालने के लिए फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस को लेंगे और फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस में से दो चीजें माइनस कर देंगे, एक फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस कर देंगे और एक कॉस्ट टू सेल माइनस कर देंगे, तो इनकम्प्लीट यूनिट का NRV आ जाएगा। सर जी अपन बात करते हैं बेटा रॉ मटेरियल की। सवाल, मैं आपको आज NRV का एक्सपर्ट नॉलेज दे रहा हूं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू इज द एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द वर्ड NRV। मैंने आपको अभी NRV का बेसिक मतलब बताया, फिर मैंने आपको फिनिश गुड्स के NRV की बात किया, फिर इनकम्प्लीट यूनिट के NRV की बात किया। अब मैं रॉ मटेरियल के NRV की बात करता हूं। रॉ मटेरियल इसको बोलते हैं, रॉ मटेरियल ने जो अपने को कंज्यूम करने के लिए खरीदे हैं। रॉ मटेरियल अपन बेचते नहीं है, अपन फिनिश गुड्स बेचते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम करने के लिए है। सर रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकालते हैं? अभी अपन लोग जो पिछले 4 क्वेश्चन बनाए उसमें अपन लोगों ने रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालना सीखा। मान लो कोई रॉ मटेरियल है, उसकी कॉस्ट पर केजी है, मान लीजिए 90 रुपीस। यार मेरे बच्चों, मैं आपको थोड़ा एक एक्सपर्ट नॉलेज और देना चाहूंगा बेटा। देखिए, अपन लोगों ने कल की क्लास में और परसों की क्लास में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। देखिए कि इन्वेंट्री कॉस्ट में 3 चीजें आती हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट नेसेसरली टू बी इनकर्ड। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इन्वेंट्री 3 टाइप की होती है बेटा, रॉ मटेरियल, इनकम्प्लीट यूनिट WIP और फिनिश गुड्स। क्या ये तीनों इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालने के लिए, जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालना है मेरे को, रॉ मटेरियल मेरा कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं भाई आप लोग को? है ना, रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालना है, मेरा रॉ मटेरियल 10,000 kg पड़ा हुआ है, मेरे को उसकी कॉस्ट निकालना है। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालने के लिए क्या मैं इन तीनों कॉस्ट को ऐड करूंगा? मेरा WIP है इनकम्प्लीट यूनिट 5000 यूनिट, मेरे को इनकम्प्लीट यूनिट की कॉस्ट निकालना है, क्या तीनों को ऐड करूंगा? मेरे पास फिनिश गुड्स है 5000 kg, मेरे को उसकी कॉस्ट निकालना है ना, कॉस्ट या NRV विचेरे दो, तो कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो सवाल है, अपन ने पढ़ा कि भाई इन्वेंट्री कॉस्ट में 3 चीजें आती है, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट नेसेसरली टू बी इनकर्ड। तो क्या रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अगर है, या WIP इन्वेंट्री है, या FG इन्वेंट्री है, तो क्या तीनों की कॉस्ट निकालने में इन तीनों को जोड़ेंगे? ये क्वेश्चन है बेटा। तो आंसर होगा भाई, जिस चीज में जो कॉस्ट लगी है उस चीज में उसी कॉस्ट को तो लोगे। अगर उस चीज में वो कॉस्ट लगीच नहीं है, कैसे ले लोगे भाई? फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, मेरे पास 5000 kg रॉ मटेरियल खरीदा, वो पड़ा है, वो स्टोर में पड़ा है, यहां नहीं रखा है बेटा, यहां तो ऐसे ही दिखा रहा हूं मैं, इशारा कर रहा हूं खाली। ठीक है, मैंने 5000 kg रॉ मटेरियल खरीदा, वो रखा है स्टोर में, वो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। सोचो ना बेटा, अगर रॉ मटेरियल स्टोर में पड़ा है तो उसमें तो सिर्फ कौन सी वाली कॉस्ट लगी है मेरे बच्चों? कॉस्ट ऑफ परचेज बेसिकली। उसमें कन्वर्जन कॉस्ट तो लगी नहीं है,
कन्वर्जन कॉस्ट किसको बोलते हैं मेरे बच्चों? लेबर कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड को। वो दोनों कॉस्ट कब लगती है, किस स्टेज में लगती है? जब माल इनपुट डालते हैं प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर जाने के बाद वो दोनों खर्चे लगने शुरू होते हैं। व्हाट इज द कंसेप्ट? द कंसेप्ट इज, तीनों इन्वेंट्री में कॉस्ट वर्ड का अलग अलग मतलब होगा। अगर रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कर रहे हो तो रॉ मटेरियल के वैल्यूएशन में कॉस्ट का मतलब होगा बेसिकली सिर्फ रॉ मटेरियल की परचेस कॉस्ट प्लस वो फ्रेट इनवार्ड वगैरह। अगर WIP का वैल्यूएशन कर रहे हो तो WIP का मतलब है जो माल आप प्लांट के अंदर डाल चुके हो लेकिन जो बन के निकला नहीं है, तो उसमें रॉ मटेरियल भी लग गया, उसमें लेबर भी लग गया, उसमें प्रोडक्शन ओवरहेड भी लग गया, तीनों लग गए ना उसमें तो WIP में, लेकिन पूरे नहीं लगे हैं उसमें। इसलिए ये वाला एग्जांपल, कॉस्ट लग चुकी है 60 रुपए, लगनी बाकी है 30 रुपए, तो WIP कॉस्ट में ये तीनों आएंगे लेकिन पूरे नहीं आएंगे। और FG की अगर वैल्यूएशन कर रहे हो तो FG की कॉस्ट में ये तीनों पूरा आएंगे। FG का मतलब ये पूरा लग चुका है खर्चा। कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आना चाहिए आपको? समराइज कर रहा हूं मैं, आपको ये समझा रहा हूं बेटा कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट का अलग मतलब होता है, WIP की कॉस्ट का अलग मतलब होता है, FG की कॉस्ट का अलग मतलब होता है। पहले कॉस्ट की बात करते हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री यानी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री किस पे होता है? कॉस्ट या NRV विच वेरी लोअर। पहले कॉस्ट को समझो ना। रॉ मटेरियल की कॉस्ट में देखा जाए तो खाली रॉ मटेरियल कॉस्ट आएगी, WIP कॉस्ट में रॉ मटेरियल कॉस्ट भी आएगी, कन्वर्जन कॉस्ट भी आएगी, पूरी नहीं आएगी। और FG कॉस्ट में रॉ मटेरियल कॉस्ट भी आएगी और कन्वर्जन कॉस्ट भी आएगी, अदर कॉस्ट भी आएगी, वो भी पूरी आएगी। अंडरस्टूड? अब आते हैं वापस से NRV में। मान लीजिए मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं बेटा इसी एग्जांपल में। ये देखिए, पहले एक बार एग्जांपल फिर देख लीजिए। मैं आपको बोला कि मेरे पास 5000 kg फिनिश गुड्स है, इसमें मैंने बोला 100 रुपए कॉस्ट लगी है। इसका मैं ब्रेकअप भी कर दे रहा हूं। इसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट है 40 रुपए और कन्वर्जन कॉस्ट को CC लिख रहा हूं, कन्वर्जन कॉस्ट है 60 रुपए। 100 रुपए हो गया फिनिश गुड की कॉस्ट। WIP कॉस्ट 60 रुपए है, इसमें रॉ मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट आया होगा लेकिन पूरा नहीं आया होगा। यहां पर मैं इसको 40 रुपए कर दे रहा हूं तो उससे 100 के बराबर आ जाएगा ये। अब रॉ मटेरियल कॉस्ट अब मेरे को 90 रुपए की जगह 40 रुपीज लिखना पड़ेगा। फिर से एक बार, मैं पहले डायरेक्ट 100 रुपए लिखा था, अब मैंने इसको 40 और 60 में ब्रेकअप कर दिया है थोड़ा इलॉबरेट करने के लिए कि FG की कॉस्ट में रॉ मटेरियल कॉस्ट भी आ गई और कन्वर्जन कॉस्ट भी आ गई। रॉ मटेरियल कॉस्ट है 40 रुपए, कन्वर्जन कॉस्ट है 60 रुपए, 100 रुपए आ गया FG की कॉस्ट पर यूनिट। उसका NRV निकाला, विचएवर इज लोअर निकाल दिया, 100 रुपया 108 विचएवर इज लोअर आ गया। मैं ये मान रहा हूं कि ये तीनों एक ही है, मतलब वही रॉ मटेरियल है, वही इनकम्प्लीट यूनिट बना, वही फिनिश गुड्स बना, सेम इंडस्ट्री का है ये। अब इनकम्प्लीट यूनिट में कॉस्ट टू डेट लिए, फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लिए, कॉस्ट टू डेट या NRV विचएवर इज लोअर। NRV निकालने के फॉर्मूले में फर्क पड़ गया है। फिनिश गुड्स के NRV में बेसिकली खाली कॉस्ट टू सेल माइनस होता है, इनकम्प्लीट यूनिट के NRV में कॉस्ट टू सेल भी माइनस होगा और कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस होगा। अब बात करते हैं बेटा रॉ मटेरियल की। हरजी, मेरे पास रॉ मटेरियल पड़ा है मान लो 3000 kg। भाई ये 3000 kg रॉ मटेरियल अलग है, ये मेरा रॉ मटेरियल है 3000 kg खरीद के रखा हूं, अभी कंज्यूम नहीं हुआ है, ठीक है। ये 1000 kg इनकम्प्लीट यूनिट अलग है मेरे पास, जो प्लांट के अंदर पड़ी है, बन के बाहर नहीं निकली है 31 मार्च को। ये 5000 kg फिनिश गुड्स अलग है, ये बन के पड़ा है लेकिन बिका नहीं है ना। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मेरे पास तीनों स्टॉक है ना। रॉ मटेरियल स्टॉक है 3000 kg, खरीद चुका हूं, कंज्यूम नहीं हुआ है। इनकम्प्लीट यूनिट है 1000 kg, प्लांट के अंदर डाल चुका हूं, बन के बाहर नहीं निकला है। 5000 kg फिनिश गुड्स है, बन के निकल चुका है, बिका नहीं है। मैं तीनों का वैल्यूएशन सिखा रहा हूं आप लोग को। तीनों के वैल्यूएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? कॉस्ट या NRV विचएवर इज लोअर।
अब मैं पहले एफजी स्टॉक की कॉस्ट, एफजी स्टॉक की कॉस्ट में लिखा 100 रुपए, यहां क्या लिखा बेटा मैंने उसका ब्रेकअप लिख दिया कॉस्ट का कि एफजी स्टॉक में 40 रुपए का रॉ मटेरियल लगा, 60 रुपए कन्वर्जन कॉस्ट लगी, और इसका एनआरवी कैसे निकाला मैंने, ये 120 में बिकने की उम्मीद है, 10% खर्चा लगेगा, 108 रुपए इसका एनआरवी आ गया। अब आते हैं इनकम्प्लीट यूनिट में। इनकम्प्लीट यूनिट में आपको एक एक्सपर्ट नॉलेज और मिला आज कि इनकम्प्लीट यूनिट में कुछ कॉस्ट लग चुकी रहती है, कुछ कॉस्ट लगने वाली रहती है। जो कॉस्ट लग चुकी है वो कॉस्ट में आएगा, जो लगने वाली है वो एनआरवी में माइनस होगा। जो लग चुकी है वो कॉस्ट, जो लगने वाली है वो एनआरवी में माइनस। देखिए, जो लग चुकी है 60 रुपीज वो कॉस्ट में आ गया, जो लगने वाली है 40 रुपए उसको मैंने एनआरवी में से माइनस किया है। ऑब्जर्व, जो लगने वाली है 40 रुपए उसको मैंने एनआरवी में से माइनस किया है। फिर इन दोनों का लोअर ये आ गया। अब मैं बात करता हूं रॉ मटेरियल की। सर रॉ मटेरियल मेरे पास 3000 केजी पड़ा है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर केजी 40 रुपए है। सर सवाल पैदा होता है कि रॉ मटेरियल का एनआरवी किसको बोलेंगे अपन? एनआरवी मतलब वो माल कितने में बिकने की उम्मीद है और उसमें जो खर्चे लगेंगे उसको माइनस कर देंगे। रॉ मटेरियल तो मैं बेचने के लिए खरीदा ही नहीं हूं बेटा, फिनिश गुड्स बेचने के लिए है, तो एनआरवी निकालने के लिए सेल प्राइस लिए, ठीक है। इनकम्प्लीट यूनिट भी कहीं ना कहीं वो बनेगी तो बिकेगी वो। रॉ मटेरियल के लिए AS2 क्या बोलता है? रॉ मटेरियल के एनआर, बहुत स्पेशल नॉलेज है, आप सुन रहे हैं रॉ मटेरियल के एनआरवी के बारे में। रॉ मटेरियल का एनआरवी के बारे में AS2 क्या बोलता है कि रॉ मटेरियल का एनआरवी उसकी, एक नया वर्ड आप लोग के लिए मेरे बच्चों, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट को माना जाएगा। इज द न्यू कंसेप्ट। आप लोग ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट वर्ड को थोड़ा एनालाइज करो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ AS2। कम से कम AS2 के 10 से 15 क्वेश्चन रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बेस पे बनने वाले हैं। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट शब्द का इस्तेमाल रॉ मटेरियल के लिए होता है, FG के लिए नहीं, WIP के लिए नहीं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट को रॉ मटेरियल का एनआरवी मानते हैं ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट? देखो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट किसको बोलते हैं? रिप्लेस करना मतलब नया खरीदना, पुराने की जगह नया खरीदना। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है अगर बैलेंस शीट डेट में सिमिलर रॉ मटेरियल में खरीदा होता तो कितने में मिलता। बेसिकली रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है इफ ऑन बैलेंस शीट डेट सिमिलर रॉ मटेरियल was purchased, then at what cost it was available। ये सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए ना तो बैलेंस शीट डेट में रॉ मटेरियल की परचेस प्राइस बोल दीजिए। मान लो ये 40 रुपए पर केजी मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया था फरवरी 26 में, 31 मार्च 26 मेरी बैलेंस शीट की डेट है। मार्केट में अब ये रॉ मटेरियल 38 में मिल रहा है। समझ रहे हैं मालिक बात को? कुछ समझ रहे हैं भाई साहब बात को? मैं रॉ मटेरियल कितने में परचेस किया? 40 में, ये मेरी हो गई कॉस्ट। अब कॉस्ट या एनआरवी विच इज लोअर? रॉ मटेरियल का एनआरवी किसको बोलेंगे? उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट को। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट का क्या मतलब है? बैलेंस शीट डेट में अगर सिमिलर रॉ मटेरियल में खरीदा होता तो कितने में मिलता। तो बैलेंस शीट डेट में मान लो इसकी वैल्यू हो गई है, मतलब वैल्यू का मतलब है मार्केट रेट हो गया है 38। 38 को क्या बोलेंगे अपन लोग? रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और इसी को क्या बोलेंगे? उसका एनआरवी।
लॉजिक से अगर सोचोगे ना, आप 40 में माल खरीद के बैठे थे, बैलेंस रेट में रेट कितना हो गया 38, एक तरीके से 2 रुपए का आपका लॉस हो गया ना, आपके माल की वैल्यू गिर गई। तो वैल्यूएशन अपन करेंगे कॉस्ट या एनआरवी विच इज लोअर, तो अपन वैल्यूएशन कितने में करेंगे 38। देखो ये लॉस अपने को पीएल अकाउंट में अलग से दिखाना नहीं पड़ता, पीएल में ये लॉस अपने आप रिफ्लेक्ट होता है। आप पीएल अकाउंट में डेबिट मारोगे रॉ मटेरियल 40 रुपीज और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट मारोगे 38, अपने आप 2 रुपए का लॉस दिख जाएगा ना पीएल अकाउंट में, अलग से दिखाना नहीं पड़ता उसको। तो कुल मिला के बेटा यहां पर आपके ख्याल में रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन, हाँ भाई, एफजी स्टॉक का वैल्यूएशन कितने रुपए होगा सुनिएगा, 100 रुपए है एफजी स्टॉक की कॉस्ट, 108 रुपए है एफजी स्टॉक का एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो एफजी स्टॉक का वैल्यूएशन कितने में होगा बेटा 100 रुपए में होगा, मल्टीप्लाई बाय 5000 केजी टोटल वैल्यूएशन आ गया। इनकंप्लीट यूनिट की कॉस्ट किसको बोलेंगे, कॉस्ट टू डेट को। एनआरवी निकालने के लिए क्या क्या माइनस होगा उसमें, एनआरवी के फॉर्मूले में फिनिश गुड्स में एक चीज माइनस होती है और डब्ल्यूआईपी में 2 चीज माइनस होती है। फिनिश गुड्स में सिर्फ क्या माइनस होता है बेटा, कॉस्ट टू सेल माइनस होता है ना, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन तो लग चुका है ना उसमें, लेकिन इनकंप्लीट यूनिट में कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ही माइनस होगा और कॉस्ट टू सेल भी। और सेल प्राइस कौन सी वाली लेंगे, फिनिश गुड्स की लेंगे। फिनिश गुड की सेल प्राइस में 2 चीज माइनस कर दो तो एफजी इसका इनकंप्लीट का एनआरवी आ गया विच एवर इज लोअर। और रॉ मटेरियल के लिए अपन लोग एनआरवी किसको मानेंगे बच्चों, रिप्लेसमेंट कॉस्ट को। एक यार दोस्तों AS2 का एक बहुत ही स्पेशल प्रोविजन है, बहुत स्पेशल। टाइम तो 9:49 हो गया है, 4 मिनट ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं अपन लोग। तो भाई ये स्पेशल प्रोविजन जो है ना, खाली बोल के जा रहा हूं बेटा, आप लोग संभालिएगा, एनालाइज कीजिएगा, है बहुत स्पेशल प्रोविजन, अनडाउटली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ AS2। पूरे 10-15 क्वेश्चन इसी प्रोविजन से बनेंगे। क्या प्रोविजन है सुनिए, प्रोविजन है ये रॉ मटेरियल के वैल्यूएशन के लिए ही प्रोविजन है। ये क्या बोलता है, पारा 24 में है ये, पारा 24। अब जैसे लॉ में सेक्शन नंबर रहते हैं वैसे अकाउंटिंग में पारा नंबर रहते हैं। तो पारा 24 ऑफ AS2 में एक प्रोविजन दिया हुआ है, इफ फिनिश गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड at or above cost, raw material shall be valued at cost. If finished goods is expected to be sold below cost, then raw material shall be valued at replacement cost. This is absolutely unique provision of AS2. आज अपना टाइम शॉर्ट है, लेकिन आपके लिए मैंने आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक बड़ा शानदार प्रोविजन दिया है। आप एक बार एनालाइज करो इसको। लॉ है कि रॉ मटेरियल के वैल्यूएशन को किससे कनेक्ट कर रखा है, फिनिश गुड से। क्या बोल रहा है कि भैया अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट पे बिकने की उम्मीद है या कॉस्ट से ऊपर में बिकने की उम्मीद है, तो आपको रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कॉस्ट पे करना है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे नहीं। विच एवर इज लोअर नहीं लगेगा। और अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट से कम पे बिकने की उम्मीद है ना, तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो एग्जांपल अपना चल रहा था मालिक, अभी जो एग्जांपल चल रहा था इसमें फिनिश गुड्स कितने में बिकने की उम्मीद है, 108 एनआरवी, मतलब ये फिनिश गुड्स की कॉस्ट से ज्यादा है। मतलब फिनिश गुड्स
इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट और अबोव कॉस्ट, जो अपना एग्जांपल है 108 में बिकने की उम्मीद है विच इज ग्रेटर देन कॉस्ट। तो इस केस में रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर पे नहीं होगा, बल्कि सीधा किस पे होगा, कॉस्ट पे। अब मैं अगर ये फिनिश गुड्स की जो कॉस्ट 100 रुपए लिखी थी ना, काटा हूं, मान लो इसको मैंने 130 लिख दिया, एनआरवी वही, तो यहां पर आप फिनिश गुड्स कॉस्ट से कम पे बिकने के चांस है, फिनिश गुड्स 108 में बिकने के चांस है जो कि कॉस्ट से कम है 130 रुपए से। ऐसे केस में रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किस पे होगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जानते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि बेसिकली AS2 क्या बोल रहा है, AS2 बोल रहा है कि भैया आपने रॉ मटेरियल बेचने के लिए तो खरीदा नहीं है, आपने तो रॉ मटेरियल कंज्यूम करने के लिए खरीदा है। आप रॉ मटेरियल में लॉस तभी बुक करो, रॉ मटेरियल में लॉस तभी बुक करो जब जो फिनिश गुड्स है ना उसमें आपको लॉस होने का चांस है। अगर फिनिश गुड्स में लॉस होने का चांस नहीं है ना, आपको रॉ मटेरियल में भी लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। इज द बेस ऑफ दिस लॉ। सोचो, फिनिश गुड्स अगर कॉस्ट से ऊपर बिकने की उम्मीद है, मतलब फिनिश गुड्स में आपको लॉस होने का चांस नहीं है, तो रॉ मटेरियल में आप लॉस क्यों बुक कर रहे हो? भले भले रॉ मटेरियल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट 38 हो गई है, लेकिन रॉ मटेरियल तो बेचना नहीं है आपको तो उसको फिनिश गुड्स में इंकॉर्पोरेट करना है, और फिनिश गुड्स में तो आपको लॉस होगा नहीं। तो बेसिक लॉ क्या हो गया, अगर रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किस पे डिपेंड कर दिया AS2 ने, फिनिश गुड्स पे। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन फिनिश गुड्स पे डिपेंड है। अगर फिनिश गुड्स में लॉस होने का चांस है तो रॉ मटेरियल में भी लॉस बुक करो, अगर फिनिश गुड्स में लॉस होने का चांस नहीं है तो रॉ मटेरियल में आपको लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। इज द बेस ऑफ दिस प्रोविजन। आपको अगर इसको रीडिंग करना है ना बेटा, क्योंकि मैं कल इसको कंप्लीट करूंगा, एक बार आप अपनी सीट निकालो, जस्ट सजेस्टेड रीडिंग फॉर यू। ये अपनी सीट में बेटा दिया हुआ है, पेज नंबर 190 निकालिए। पेज नंबर 190 में जो लॉ है ना, इसमें ये पूरा कॉन्सेप्ट कवर है। अगर कोई भी आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहें तो कल मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, जरूरी नहीं आपको पूरा आज समझ में आ जाए इसलिए, लेकिन पेज नंबर 190 में ये कॉन्सेप्ट कवर है बेटा। इफ एनीबडी इंटरेस्टेड स्टूडेंट वांट टू स्टडी, यार सर क्या समझाया हम लोग को, ये बेटा इसमें कवर है। पेज नंबर 190, ये देखिए, रॉ मटेरियल वैल्यूएशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट कंसेप्ट, ये पूरा इसमें जो आपने आज सीखा है ना, ये पूरा इसमें कवर है। इसमें आपने ये 7 नंबर पॉइंट मैंने कवर नहीं किया है, लेकिन रिप्लेसमेंट कॉस्ट कंसेप्ट इसमें कवर है। चलिए अपन कल कंटिन्यू करते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स कल होमवर्क जरूर करके लाएंगे फेयर कॉपी में।